हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस.के. रमन आपका स्वागत करता हूं राठौड़ आईएएस अकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसे कि पिछली हम 3-4 क्लासेस से अपना डिफेंस सिस्टम को हम पढ़ रहे थे, हमने मिसाइल्स के बारे में पढ़ा था। तो डिफेंस सिस्टम के बाद आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो साइंस एंड टेक में है, स्पेस रिसर्च। तो आज हम भारत में स्पेस रिसर्च इन इंडिया, हम आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इस टॉपिक में कौन कौन से यूनिट्स या कौन कौन सा इसमें पार्ट इंक्लूड होगा। बेसिकली सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि स्पेस रिसर्च है क्या, उसका भारत में क्या महत्व है, भारत में स्पेस रिसर्च पर जो इतना व्यय किया जाता है, इतना पैसा समय ऊर्जा जो लगाया जाता है, वो क्यों लगाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्पेस रिसर्च का अर्थ क्या है या उसका महत्व क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। फ्रेंड्स, आज के हम आधुनिक और अत्यधिक एक तीव्र विकासमान युग में हम संचार के महत्व से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठा हो, 1 मिनट के अंदर वो संसार में घटी किसी भी घटना की तुरंत जानकारी उसे मिल जाती है। ये सब आधुनिक संचार की तकनीक का ही परिणाम है, जिसके कारण हम बहुत कम समय में कहीं भी घटने वाली घटना के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और ये संचार जो कौशल है, ये सब संभव हुआ है आज की हमारी सैटेलाइट बेस्ड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम से। जो उपग्रह आधारित संचार प्रणाली है, उसके कारण सूचनाओं का जो आदान प्रदान है वो अत्यधिक तीव्र हो गया है। और सूचनाओं के आदान प्रदान के महत्व को कोई भी आदमी इनकार नहीं कर सकता। हम सब आदमी जानते हैं कि प्रारंभ से ही, मानव जाति के इतिहास की शुरुआत से ही हमारे पास कम्युनिकेशन के सिस्टम किसी न किसी रूप में थे। जब हमें सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर या राजाओं ने भी अपने सैनिकों तक कोई सूचना पहुंचानी होती थी तो घुड़सवार के द्वारा या कबूतरों के द्वारा या पोस्टमैन के रूप में एक आदमी से दूसरे आदमी तक जो डाक की चिट्ठियां थी वो पहुंचाई जाती थी। और आज हम मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे के पास अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से कम्युनिकेशन के जो लेटेस्ट हमारे पास साधन अवेलेबल हैं वो हमें उपलब्ध हैं। ये सब जो टेलीकम्युनिकेशन के संचार के साधन हमारे पास अवेलेबल हैं, ये सब उपग्रह आधारित संचार प्रणाली का ही परिणाम है। तो विश्व स्तर पर यदि हम बात करें, कम्युनिकेशन जो उपग्रह आधारित संचार सिस्टम था वो कब से शुरू हुआ। यदि हम आज से लगभग 60-70 साल 80 साल पहले की बात करें तो कोई आदमी उपग्रह आधारित संचार प्रणाली के बारे में सोच भी नहीं सकता था। यदि कोई आदमी कोई ऐसी कल्पना करता है कि जिस प्रकार से उपग्रहों के माध्यम से कोई रेडियो तरंगे भेज करके हम कोई संचार कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो उसे हंसी का पात्र समझा जाता था, उसका मजाक उड़ाया जाता था। ऐसा ही एक एग्जाम्पल 1945 में आर्थर सी क्लार्क, जो एक साइंटिफिक फिक्शन, एक वैज्ञानिक तथ्यों पर या कथाओं पर आधारित उपन्यास लेखक थे, उन्होंने अपने एक उपन्यास में एक परिकल्पना प्रस्तुत की थी कि हम उपग्रहों के द्वारा रेडियो संकेत भेज करके भी संचार कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जब उन्होंने ये परिकल्पना, यानी कि आर्थर सी क्लार्क ने जब ये टेलीकम्युनिकेशन की परिकल्पना प्रस्तुत की, तो उनको कल्पना में जीने वाला एक फैंटासी लेखक माना गया। लेकिन उसके कुछ 15 साल के बाद तक ही, यानी कि 1957 में, हम जानते हैं अक्टूबर 1957 में रूस ने सबसे पहली बार स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में एक अपना उपग्रह भेजा। और जस्ट उसके अगले ही महीने नवंबर 1957 में उन्होंने स्पुतनिक 2 नामक दूसरा उपग्रहयान अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। ये प्रारंभिक प्रयास थे जो आदमी के या मैन के द्वारा अंतरिक्ष के द्वारा संचार करने के लिए प्रारंभ में शुरू किए गए। इन प्रयासों के कुछ जस्ट 2 साल के बाद ही, यानी कि 1959 में अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने, जिसमें कि कुछ यूरोपियन साइंटिस्ट भी शामिल थे, उन्होंने रेडियो संकेतों के द्वारा चंद्रमा पर रेडियो संकेत भेज करके उसके जस्ट 2.6 सेकंड के बाद, यानी कि 2.6 सेकंड के बाद उन रेडियो संकेतों को वापस अमेरिका के टेलीकम्युनिकेशन सेंटर पर प्राप्त किया गया। तो ये रेडियो सिग्नल भेज करके कोई कम्युनिकेशन करने का सबसे पहला माइलस्टोन अचीवमेंट था। और जस्ट इसके 3 साल के अंदर ही, यानी कि 1962 में अमेरिका ने एक टेलीस्टार करके एक उपग्रह जो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। और इस उपग्रह के प्रक्षेपित करने का जो उद्देश्य था वो संचार को संभव बनाना ही था। तो विश्व स्तर पर ये पहले प्रारंभिक प्रयास थे जो स्पेस में रिसर्च के द्वारा
टेलीकम्युनिकेशन के लिए किए गए। इस टेलीकम्युनिकेशन के प्रयासों में जैसे ही 1962 में जब टेलीस्टार का प्रक्षेपण किया गया अमेरिका के द्वारा, तो जस्ट उस प्रक्षेपण के कुछ समय बाद ही भारत में भी तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अंतरिक्ष में या स्पेस रिसर्च के महत्व को समझते हुए भारत में स्पेस रिसर्च को शुरू करने के लिए प्रारंभिक प्रयास किए। और सबसे पहले 1962 में इंडिया में परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा इनकोस्पार एक कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो हमारे तत्कालीन जो स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट थे विक्रम साराभाई को बनाया गया। तो ये जो इनकोस्पार कमेटी थी इसका फुल फॉर्म था इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च इन इंडिया। तो ये जो स्पेस रिसर्च कमेटी थी ये परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा उस समय बनाई गई थी, यानी कि स्वायत्त निकाय नहीं था बल्कि ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर ही कमेटी काम करने वाली थी और विक्रम साराभाई को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। 1962 में ही 1962 में ही भूमध्य रेखीय जो थुम्बा में एक स्टेशन की स्थापना की गई जिसको बोलते हैं थुम्बा इक्वेटोरियल रिलेवेंट लॉन्चिंग सेंटर। यहाँ पर सबसे पहली बात जो भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण संस्थान की स्थापना थुम्बा में की गई। इस रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर के बाद 1963 में ही प्रथम साउंडिंग रॉकेट नाइक एपास की जो भारत में उस प्रक्षेपण रॉकेट का जो प्रक्षेपण किया गया और इस प्रक्षेपण के लिए अमेरिका की सहायता ली गई थी। जो नाइक एपास जो रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया थुम्बा से वो अमेरिका की सहायता से किया गया था। तो भारत के 1962 और 63 में ये प्रारंभिक प्रयास थे जो स्पेस रिसर्च को या कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के शुरुआत में जो उसको आगे बढ़ाने के लिए रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए किए गए थे। आज भी हम देखते हैं कि हमारा जो रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है वो थुम्बा का जो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है, आज भी वहां से हमारे जो रॉकेट हैं वो प्रक्षेपित किए जाते हैं। इन प्रारंभिक प्रयासों के बाद 1965 में यानी कि 3 साल के अंदर ही 1965 तक आते आते हमने अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की जिससे कि हम अपने स्पेस रिसर्च में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकें और हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। तो 1965 तक आते आते हमने आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास करना शुरू किया और इस आत्मनिर्भरता के लिए अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई। अब 4 साल के बाद 15 अगस्त 1969 को ही जो पहले परमाणु ऊर्जा विभाग के दौरान जो इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च थी उस कमेटी को हमने अब एक ऑटोनॉमस बॉडी में तब्दील कर दिया और इस इनकोस्पार को बदल करके हमने इसरो का गठन किया। आज भी जो इसरो बेंगलोर में है वो उपग्रह प्रक्षेपण का काम करता है। तो इसरो की जो स्थापना है वो 1969 में की गई और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो संचार के लिए उपग्रह का प्रक्षेपण करना है। इसरो की जो स्थापना है वो इनकोस्पार जो कमेटी थी उसके स्थान पर की गई थी। 1972 में अब हमने स्पेस रिसर्च में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए स्पेस कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी कि अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना की और अब हमारा जो मिशन है वो और भी अधिक जो है स्पष्ट होने लगा। यानी कि अब हमने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए स्पेस रिसर्च के लिए बहुत सॉलिड तरीके से स्पष्ट रूप से प्रयास करने शुरू कर दिए और इसी प्रयास के दौरान हमने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की भी स्थापना की। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आज भी जो है वो हमारी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और इनके बाद हमने 1975 और 76 तक आते आते यानी कि 1975 और 76 तक आते आते कुछ और उपलब्धियां हासिल की और ये उपलब्धियां थी सैटेलाइट बेस्ड इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। यानी कि अब हमने टेलीविजन के माध्यम से शिक्षा देने के लिए एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया और इसको नाम दिया गया सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। यानी कि हम सैटेलाइट के माध्यम से उपग्रह के माध्यम से टेलीविजन के माध्यम से अब हम बच्चों को एजुकेशन देना शुरू करेंगे और इस एजुकेशन को प्रोवाइड करवाने के लिए अमेरिका के जो तत्कालीन संचार उपग्रह था ATS-6, इस ATS-6 संचार उपग्रह ने जो अमेरिका का था भारत में टेलीविजन के माध्यम से शिक्षा प्रोवाइड करवाने के लिए
एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले किया। और 1977 में यानी कि 1977 में आते आते हमने एक कदम और आगे बढ़ा लिया और अब जो सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट था, अब उसे भी हमने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अब हमने सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। यानी कि जो सैटेलाइट बेस्ड टेलीकम्युनिकेशन, अभी तक हमने सिर्फ क्या था, एजुकेशन के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए थे, लेकिन अब हमने टेलीकम्युनिकेशन के लिए यानी कि डायरेक्ट संचार के लिए, जिसके माध्यम से जैसे आजकल हम रेडियो संचार या मोबाइल फोन के माध्यम से बात करते हैं, तो उस संचार को शुरू करने के लिए 1977 में स्टेप के द्वारा यानी कि सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट के द्वारा स्पष्ट प्रयास किए गए। और आज भी इसके द्वारा हमारे जो संचार उपग्रह हैं उनका विकास और कार्यान्वयन किया जाता है। आज भी हमारे जो टेलीकम्युनिकेशन के जो सैटेलाइट्स हैं, उन सभी संचार उपग्रह हैं, उनका विकास और कार्यान्वयन, उनका रखरखाव, कार्यकारी जो प्रणाली है, वो सब स्टेप के माध्यम से किया जाता है। तो ये थी हमारे स्पेस रिसर्च के प्रारंभिक दौर में कुछ शुरुआती अनुसंधान या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए प्रयास, जिन्होंने आज हमारे टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को यानी कि संचार प्रणाली को उपग्रहों के माध्यम से, जैसे इनसेट प्रणाली के माध्यम से बहुत मजबूती प्रदान किया। और आज हमारे पास एक सुदृढ़ सूचना तंत्र अवेलेबल है जो विश्व के किसी भी डेवलप्ड कंट्री के साथ मुकाबला कर सकता है, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, चाइना हो, यूरोपियन कंट्री हो। एवं इन सब के साथ आज स्पेस के रिसर्च के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं और हमारे पास बिल्कुल लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो देखते हैं इन स्पेस रिसर्च के लिए जो एक तालमेल एजेंसी का जो काम करता है वो कौन सी एजेंसी है जो इन सभी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोऑर्डिनेशन स्थापित करती है। तो 1972 में 1972 में ही हमारे पास एक स्पेस कमीशन का गठन किया गया। जब स्पेस कमीशन यानी कि अंतरिक्ष आयोग का गठन किया गया, तो अंतरिक्ष आयोग के अंदर ही हमने जो हमारा स्पेस जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस था, अंतरिक्ष विभाग था, उसको भी स्पेस कमीशन के अंदर लाया गया। यानी कि ये जो हमारा अंतरिक्ष विभाग है वो अंतरिक्ष आयोग के अंदर काम करेगा। इसके अलावा इसरो और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो हमारी ऑटोनॉमस बॉडी थी, इसरो और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ये दोनों भी स्पेस कमीशन के अंदर ही काम करते हैं। इनके अलावा जो कुछ 3-4 और मुख्य जो एजेंसियां हैं, जिसमें सबसे पहला है एक बड़ा नाम NNRMS। NNRMS का मतलब है कि नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम। जब हम राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधनों का जो मैनेजमेंट करते हैं, उसके लिए जो एजेंसी है, जो आयोग है, जो भी उनका जो महत्वपूर्ण काम करने वाले जो संस्थान है, वो सब भी स्पेस कमीशन के अंदर काम करते हैं। इसके अलावा हमारा जो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी है, वो भी जो रिमोट सेंसिंग दूरसंचार जो प्रणाली है, वो भी हमारे स्पेस कमीशन के अंदर काम करती है। इसके अलावा एक और जो है NSRF। NSRF का मतलब है राष्ट्रीय मध्यमंडल, समताप मंडल, अक्षोभ मंडल रडार फैसिलिटी या सुविधा केंद्र। ये 3 केंद्र भी अलग अलग तरीके से हमारे जो स्पेस कमीशन के अंदर ही काम करते हैं। और स्पेस कमीशन पूर्ण रूप से भारत की स्पेस रिसर्च के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोग्राम है उसके अंदर कोऑर्डिनेट करता है, उसको रेगुलेट करता है। तो ये था मुख्य इसका एक परिचय, बेसिक इसका इंट्रोडक्शन कि कैसे कैसे हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान में स्पेस रिसर्च में डेवलपमेंट हुआ और कौन कौन सा जो एजेंसी है उसको रेगुलेट करती है, उस पर काम करती है। इन सब के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो स्पेस रिसर्च है उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी कि उसके उद्देश्य क्या है, हम किस उद्देश्य के लिए कोई काम करें, क्योंकि बिना उद्देश्य को कोई काम नहीं होता। जब हम स्पेस रिसर्च पर इतना पैसा, इतने संसाधन खर्च करते हैं तो अवश्य उसका कोई न कोई उद्देश्य भी होगा। आमतौर पर जो स्पेस रिसर्च के उद्देश्य हैं, चाहे किसी भी देश के हों, उसको देश से लगा लीजिए या पूर्ण रूप से इंटरनेशनल लेवल पर लगा लीजिए, तो हम मुख्य तौर पर स्पेस रिसर्च को 3-4 भागों में बांटकर देखते हैं जो उसके उद्देश्य हैं। वो पहला उद्देश्य है दूर संचार यानी कि टेलीकम्युनिकेशन को स्थापित करना। टेलीकम्युनिकेशन के साथ टीवी आधारित संचार प्रणाली यानी कि जितने हमारे टेलीविजन प्रसारित कार्यक्रम हैं उनको पॉसिबल बनाना, संभव बनाना। इसके अलावा मौसम का अनुसंधान यानी कि जितना भी मौसम से रिलेटेड, वेदर से रिलेटेड जो रिसर्च है, क्योंकि हमारी कृषि प्रणाली के लिए जो हमारे पास एक सटीक मौसम की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए मौसम के अनुसंधान के लिए भी हम स्पेस रिसर्च को महत्व देते हैं। उस स्पेस रिसर्च को उसके लिए हम हमारे पास अलग से कुछ स्पेशलिस्ट ऐसे सैटेलाइट होते हैं
जो हमारे लिए वो स्पेस में जाकर के मौसमिक जो हमारी पर्यावरण की जलवायु की जो गतिविधियां हैं उनको बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं और हमारे लिए मौसम में होने वाले परिवर्तनों के लिए या मौसम के बारे में, बरसात के बारे में सटीक जो भविष्यवाणियां करना संभव होता है। मौसमी जानकारी के अलावा संसाधनों का सर्वेक्षण और उनका रखरखाव, मैनेजमेंट, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से या आधुनिक जो सैटेलाइट्स की जो एक सेंसरी प्रणाली है, जो आधुनिक सेंसर्स हमारे सिस्टम में जो लगे हुए होते हैं, उन सेंसर्स के माध्यम से संसाधनों का, रिसोर्सेज का सर्वे किया जाता है और उनका रखरखाव, मैनेजमेंट, प्रबंधन पूरा हम ये सैटेलाइट बेस्ड होता है। इसके अलावा उपग्रह प्रक्षेपण यानों को और संबंधित भू प्रणालियों को विकसित करना, उनको कार्यकारी बनाना भी हमारे स्पेस रिसर्च का उद्देश्य होता है। इस प्रकार से ब्रॉडली रूप से हम स्पेस रिसर्च के उद्देश्य को 3 भागों में बांट सकते हैं। वो भाग है घरेलू परियोजना हेतु। घरेलू परियोजना हेतु क्या है? आमतौर पर संचार कम्युनिकेशन को संभव बनाना। इसके अलावा संसाधनों, पर्यावरण और मौसम हेतु दूर संवेदन का विकास करना। तीसरा है इसमें उपग्रह प्रक्षेपण यानों और इससे संबंधित जो भू प्रणालियां हैं उनको विकसित और कार्यकारी बनाना। यानी कि ये 3-4 जो मुख्य इसके उद्देश्य हैं। और इसके अलावा हमारे भारत में कुछ ऐसी यूनिट्स हैं या ऐसे जो स्पेस सेंटर हैं जो अलग अलग अपना अपने काम के माध्यम से हमारे जो स्पेस रिसर्च को संभव बनाते हैं। उनमें जैसे मुख्य हैं VVSC यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, सार सेंटर, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, रिमोट सेंसिंग एजेंसी एटसेट्रा। इसके अलावा और भी बहुत सी कुछ ऐसे यूनिट्स और सेंटर्स हैं जिनके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। इन सेंटर्स और यूनिट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।